Hello friends, so in this video we will be solving MCQs of NET Law Exam Paper 2 of December 2023। तो दिसंबर 2023 का वी आर सॉल्विंग नेट लॉ एग्जाम पेपर 2। इसके पहले हमने 6 वीडियोस और बनाए हैं जिसमें हमने दिसंबर 2023 के MCQs वी हैव सॉल्व्ड। सो वी हैव सॉल्व्ड मेनी ऑफ द MCQs। अब इस वीडियो में वी विल ट्राई टू फिनिश पेपर 2। ओके, so let's start with the MCQs. MCQ number 121. इसके पहले के सारे MCQs we have solved, okay, in the previous videos. Consider the following statement relating to death penalty. तो सबसे पहला है death sentence follows deterrence theory। ये बात सही है। The Parliament of India wants to remove death sentence, ऐसा तो कुछ नहीं है। Recent amendment in IPC and other proposal have added new offences with death penalty, ये भी बात सही है। The Parliament wants harsh punishment for heinous through capital punishment. After rarest of the rare doctrine, the number of capital punishment is reduced. तो देखिए इसमें बी को छोड़ के सारी बातें सही है। ए सी डी ई विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन्स डेफिनेशन ऑफ ओनरशिप, देखिए इसमें भी आपका जुरिस में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसके नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए। ऑस्टिन का क्या डेफिनेशन था ओनरशिप के लिए, हॉलैंड का क्या डेफिनेशन था ओनरशिप के लिए। तो इसके भी अगर आप पेड कोर्स लेते हैं हमारा तो उसमें आपको ये सारे नोट्स भी मिल जाएंगे जिसमें सारे केस लॉस भी होंगे, क्रोनोलॉजिकल वाइज भी केस लॉस होंगे, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ के मैक्सिमम जो केसेस हैं वो होंगे। तो नोट्स में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। सो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन्स डेफिनेशन ऑफ ओनरशिप, द एट्रीब्यूट ऑफ ओनरशिप आर, तो इसमें है इनडेफिनिट यूजर, plenary control over an object, unrestricted disposition, bundle of rights, unlimited duration। तो देखिए indefinite यूजर है, plenary control over an object मतलब complete absolute control over an object। तो ये होलैंड के डेफिनेशन में था, तो इसीलिए आपको होलैंड का भी डेफिनेशन पता होना चाहिए, ऑस्टिन के डेफिनेशन में नहीं है। फिर बंडल ऑफ राइट्स नहीं है, अनलिमिटेड ड्यूरेशन है, अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके ऑस्टिन के डेफिनेशन में है, तो आंसर वुड बी A, C and E. So right answer would be option 1. Okay, so option 1 will be the right answer. Okay, A, C and E. ठीक है। After this, MCQ number 123, the preamble of the Constitution of India, the preamble of the Constitution of India, इसमें से it is a very simple MCQ, it can be amended। केशव नंदा भारती केस में कहा गया था कि the preamble of the Constitution of India can be amended, ठीक है। MCQ नंबर 124, what amongst the following are necessary characteristics for libel। तो देखिए डिफेमेशन दो टाइप का होता है, डिफेमेशन इज ऑफ टू टाइप। पहला होता है स्लैंडर और एक होता है लिबल। तो लिबल रिटन फॉर्म में होता है इसीलिए ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, स्लैंडर स्पोकन फॉर्म में होता है। ऑलराइट, तो इट इज अ डिफेमेशन ऑफ परमानेंट फॉर्म, बात सही है। द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट द वर्ड्स आर फॉल्स लाई अपॉन प्लेंटिव, ऐसा नहीं है, इट विल लाई अपॉन द डिफेंडेंट। नो एक्चुअल डैमेज नीड टू बी प्रूव टू सस्टेन एन एक्शन। आपको उस डिफेमेशन से लेबल से डैमेज हुआ कि नहीं वो चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये भी बात सही है। falsity of charge is presumed in favor of plaintiff, ये भी बात सही है। तो आंसर वुड बी A, C and D. So option 4 is the right answer. All right. So now MCQ number 125th. The term preferred by Bentham to explain his imperative concept of law. तो इसमें देखिए imperative concept of law क्या है, imperative concept of law, ठीक है। तो देखिए ये सब के भी नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे कि वेरियस फिलोसफर्स, लीगल फिलोसफर्स और क्या है, तो ये सब हमारे पेड वर्जन में ऑलरेडी ये सारे नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। हमारा पेड वर्जन का कॉस्ट इज वेरी लेस, इट इज ओनली ₹1000। ऑलराइट, तो द टर्म प्रिफर्ड बाय बेंथम टू एक्सप्लेन हिज इंपेरेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। देखिए बेंथम का क्या मानना है कि लॉ इज अ कमांड ऑफ द सॉवरेन followed by sanction and it is for the greatest good of greatest number of people, ठीक है। तो ऑस्टिन के थियरी पे थोड़ा सा और काम किया, तो ये एक मैंडेट है। तो बेसिकली दैट इसका इंपेरेटिव कंसेप्ट ऑफ लॉ है कि लॉ एक सॉवरेन का मैंडेट है जो कि मैक्सिमम लोगों के भलाई के लिए सॉवरेन के विल पे बनाई जाती है, ठीक है।
MCQ number 126. In respect of which of the following items India does not have a legislation to specifically cover them as an intellectual property? तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा वेल फॉर्म्ड नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कॉपीराइट में हैं कवर्ड, स्पेसिफिकली नहीं है, तो कंप्यूटर इसका ऑप्शन सही थोड़ा नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज का कोई पेटेंट नहीं है, ठीक है, ए का कोई पेटेंट नहीं है। स्ट्रीट आर्ट, पब्लिक राइट, सेलिब्रिटी राइट, कंप्यूटर प्रोग्राम, ये सब गिवन है, ठीक है, कॉपीराइट में। MCQ number 127A. A is lawfully arrested by Z, who is a police officer. A loses his self-control by grave and sudden provocation due to arrest and kills Z. तो भाई अब grave and sudden provocation हो, लेकिन यहाँ पर A will be punished under section 302 of IPC. मर्डर ही है ये। हम नाउ मैच दी फॉलोइंग। तो देखिए मैलिस इन लॉ का मतलब क्या होता है कि इंटेंशन ही खराब होना, ठीक है, इंटेंशन ऑफ डूइंग सम रॉन्गफुल एक्ट। तो यहाँ पे तो ये 1 का 4 हो जाएगा, इंटेंशनल डूइंग ऑफ अ रॉन्गफुल एक्ट, ए का हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। मैलफिसेंस का मतलब कमीशन, कोई रॉन्ग एक्ट करना, ठीक है। मिसफिसेंस का मतलब आपका एक्ट तो सही है लेकिन आपने लॉफुल एक्ट किया बट आपने इतना नेग्लिजेंट थे कि उससे लोगों को नुकसान हुआ है, तो ये दिस विल बी इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ अ लॉफुल। नॉन फिसेंस का मतलब कि आपको एक लॉफुल एक्ट करना था एंड यू ओमिटेड टू डू इट, आप नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा MCQ ऑप्शन नंबर मैलिस इन लॉ, ए का 4, so ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, ओके। ऑप्शन नंबर 1, ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड एंड डी का थर्ड, ऑलराइट। सो नाउ MCQ number 129. Arrange the names of the following jurists in chronological order of their birth. तो ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा, जो इंपॉर्टेंट जूरिस्ट है, अब आप सबका पढ़ने चलोगे मालूम होना चाहिए। ऑलराइट, देयर वाज अ पावर कट, इसी वजह से ये डिले हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन में इसका भी नोट्स में आपको सब मिल जाएंगे इफ यू बाय द पेड वर्जन। सी सबसे पुराने जो जूरिस्ट हैं दैट इज इमैनुअल कांट, ठीक है, ये सब 1700s के हैं, ठीक है। तो फर्स्ट विल बी, ये तो सबसे पहले के हैं, ऑलराइट, Immanuel Kant, then it will be Bentham, then Austin. So first, second, third, fourth, and fifth. Latest one will be this. So answer would be E, A, B, C, D. So option 2 will be the right answer. Okay. Option 2 इसमें right answer होगा. All right. So if you see, Bentham was birth इनका 1748 है, सबसे पहले आपका कांट का है, that is of 1724. Then John Austin, and then Hals Kelsen is of 1881. तो ये सब 1881 के हैं, this one 1822, और Austin is also of 1700s only, somewhat regarding 1750, ठीक है। So now MCQ number 130. तो ये assertion और reasons का है, ठीक है। The test of proportionality, necessity and balancing are found at prominent places in गेट एज वेल एज एसपीएस एंड टीबीटी कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए ट्रेड बैरियर्स जो होते हैं या सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी रूल्स होते हैं जो ट्रेड बैरियर्स को कम करने के लिए होते हैं, तो इसमें टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है कि जो भी लॉ आप इंपोज कर रहे हैं उसका कॉस्ट और बेनिफिट क्या है, वो कितने लोगों के फायदे के लिए है। तो इसमें द मीनिंग ऑफ दिस टेस्ट एंड देयर इंटर रिलेशनशिप इज नॉट ऑलवेज क्लियर, तो इसमें both are right, both A and R are right, okay. Now MCQ number 131. Moral right इज अ कंसेप्ट प्रिवेलिंग इन। तो मॉरल राइट क्या होता है कि जिस भी ऑथर ने अपना आर्टिस्टिक वर्क दिया है, वो ऑथर का ये मॉरल राइट है कि ही शुड बी आइडेंटिफाइड बाय हिज वर्क। इसका इकोनॉमिक राइट तो छोड़ दीजिए, इकोनॉमिक्स कुछ भी हो, लेकिन वो वर्क ऑथर का है एंड ही कैन बी आइडेंटिफाइड बाय हिज वर्क एंड ही कैन ऑल्सो विड्रॉ दैट वर्क, ठीक है। तो ये कॉपीराइट में है मॉरल राइट। देन MCQ नंबर 132, okay, 132. Which among the
follow a particular parliamentary system of government. तो parliamentary system of government तो इंडिया में भी है, all right. पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में भी है और ऑस्ट्रेलिया में भी है, सो आंसर विल बी ऑप्शन 3 इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए इसमें भी जो है एमसीक्यू नंबर 133 न्यूरमबर्ग ट्रायल, इस ट्रायल में 4 क्राइम्स को किया गया था। आई थिंक इसमें एमसीक्यू में कुछ ऑप्शंस का मिस्टेक है। 4 क्राइम्स थे, पहला था क्राइम अगेंस्ट पीस, वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड वन वाज कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, तो ये 4 क्राइम थे, बट ये सही ऑप्शंस में आने रहे, इसमें कुछ फ्रेमिंग में प्रॉब्लम है। एमसीक्यू नंबर 134 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच of the country expressly states that the constitution shall be the supreme law of the land। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है ही। इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चीज एक्सप्रेसली कोई आर्टिकल में मेंशन नहीं है, बट इट इज अंडरस्टूड, इट इज इंटरप्रेटेड दैट वे दैट इट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। एंड हु इज सुप्रीम? इट इज अल्टीमेटली द पीपल ऑफ इंडिया हु आर सुप्रीम, क्योंकि पीपल ऑफ इंडिया से ही कॉन्स्टिट्यूशन को पावर मिलती है। बट यूएसए और साउथ अफ्रीका में चीज एक्सप्रेसली मेंशन है, आंसर विल बी ऑप्शन। तो देखिए इसमें एमसीक्यू नंबर 135, ये भी आपका स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन है। द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिस, ये डॉक्ट्रिन का क्या मतलब होता है? इसेंशियली डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस मेड इन लॉ रिपोर्टिंग। तो देखिए स्टेयर डेसिस का मतलब ये होता है अगर 2 हाई कोर्ट्स हैं और एक कुछ पहले का अगर जजमेंट है तो उस पे अगर सिमिलर सिचुएशन है तो कोर्ट को रिलाई करना चाहिए, ताकि प्रेडिक्टेबिलिटी इन लॉ रहे, लॉ थोड़ा सर्टेन रहे, है ना। तो ये है स्टेयर डेसिस। सिंस द लॉ इन इंडिया इज मोस्टली बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ, द सिस्टम ऑफ लॉ रिपोर्टिंग इज फेयरली डेवलप्ड इन इंडिया। तो दोनों बात सही, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। Both statement 1 and statement 2 are correct. The Supreme Court of India remarked extradition with foreign state is except in exceptional cases governed by treaties or arrangement made। तो ये किस केस में बोला था? तो इन्होंने बोला था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस सीजी मेनन में। इसमें इस केस में ये था कि ये को एक्स्ट्रेडिट किया गया था सिंगापुर में, ठीक है। और इंडियन कोर्ट ने सही लॉ इंटरप्रेट किया कि ये जो एक्स्ट्रेडिशन हुआ था ये प्री कॉलोनियल टाइम पे हुआ था, इंडियन लॉज को सपोर्ट नहीं करता, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को प्राइमरी दी थी प्री कॉलोनियल लॉज पे, ठीक है। देन एमसीक्यू नंबर 137, वही ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें एजर्शन और रीजनिंग देना होता है, ठीक है। ट्रेड सीक्रेट एक्ट इज अ लेजिस्लेशन इनैक्टेड इन इंडिया टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड ट्रेड सीक्रेट्स। नहीं, ऐसा नहीं, आपको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करना, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन छुपा सकते हो, वो आपका ट्रेड सीक्रेट है। जैसे कोका कोला का ट्रेड सीक्रेट है भाई, वो कैसे बनाते हैं, है ना। इंडिया हैज इनैक्टेड नंबर ऑफ लेजिस्लेशन टू क्रिएट लीगल फ्रेमवर्क ऑन आईपीआर। तो इसमें ए गलत है, आर सही है, तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नाउ मैच द फॉलोइंग, ये भी आता है काफी, तो इसके भी आपको पेड वर्जन में 1000 रुपीज का कोर्स है सिर्फ, और पेड वर्जन में आपको सारे केसेस, उसका ईयर, उसका क्या की था जो कि पास्ट ईयर्स में आए हुए उनके ही नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इट वाज रिगार्डिंग द गार्जियनशिप ऑफ अ माइनर चाइल्ड। सरला मुदगल वाज कि अगर फर्स्ट मैरिज हिंदू में है, सेकंड मैरिज मुस्लिम लॉ में है, तो सेकंड मैरिज विल बी वॉइड। डैनियल लतीफी इज रिगार्डिंग द मेंटेनेंस की इद्दत पीरियड के बाद भी मेंटेनेंस राइट होता है विमेन का। अश्वनी कुमार इज रिगार्डिंग द कंपल्सरी मैरिज। तो फर्स्ट का ए का हो जाएगा सेकंड, बी का हो जाएगा थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सॉरी बी का हो जाएगा फोर्थ। सो आंसर विल बी दिस, ए सेकंड, बी फोर्थ, सी विल बी 1 एंड डी का थर्ड। नाउ एमसीक्यू नंबर 139, अब इसमें ईयर वाइज दिया है, इसका भी आपको पेड वर्जन में नोट्स मिल जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स है उनके ईयर के साथ, या आप वही एक्ट्स याद करो जो कि एग्जाम्स में जनरली आते हैं। तो देखिए सिविल राइट्स एक्ट, प्रोबेशन एक्ट, ये सारे एक्ट्स हैं, मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट, तो इसका तो ये 1971 है, ठीक है। तो डी का तो फोर्थ हो ही गया, है ना। ए का हो गया फर्स्ट, ये सबसे पुराना था 1955 का सिविल राइट एक्ट। प्रोबेशन ऑफ this is of 1958 and this is of 1956, so the right answer is option 3, okay. Now MCQ number 140, arrange the following cases। अब देखिए इसमें भी केस के ईयर वाइज ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ चुके हैं ऑलरेडी नेट में, ईयर वाइज दे विल आस्क, ओके। तो इसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे इन द पेड वर्जन।
तो इसमें देखिए सबसे पुराना केस तो यही है, ये 1400 समथिंग का है, 1400 समथिंग का है, तो सबसे पुराना तो यही हो जाएगा ए। ठीक है, तो ए देख लीजिए, ए इसी में है, तो ऑप्शन 1 ए सबसे पुराना है। उसके बाद एचबी वर्सेस वाइट है, तो फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है 1800 समथिंग का, और ये फोर्थ है 1900 समथिंग। ए सी डी बी। ओके, अब आपके कुछ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसके कॉम्प्रिहेंशन इजी है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन पर है, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अगर आप पैसेज ना भी पढ़े देन आल्सो यू कैन सॉल्व। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन चारों में तो यही लग रहा है, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4। The notion that every citizen must do his duty towards the nation as well as the fellow citizen is given in fundamental duty part 4a. Okay, now which is distinguished as the conscience of the constitution. तो conscience क्या है constitution का? fundamental right and directive principles. fundamental right and directive principles. The protection and enforcement of human right under article 32 is confined in India to, तो the protection and enforcement of human right under article 32, तो article 32 में तो it has to be the fundamental right, तो जो human right fundamental rights में मिल रहे होंगे। ठीक है, then which part of the constitution of India discusses the vision of the constitution and its framers, तो उनका vision as to the society they aspire to establish, तो it will be part 3 and part 4, फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये उनका विजन बता देता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का कि वो कैसी सोसाइटी जाते हैं। फंडामेंटल राइट जो सिटीजन्स का एक फंडामेंटल राइट, उनका अधिकार है, वो कोर्ट्स में जा सकते हैं। सेकेंडली द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स व्हिच द स्टेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू मेक द सोसाइटी एज द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड। ठीक है, ये नॉन इन्फोर्सेबल है, बट फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल। अब एक सेकंड पैसेज है, ये लास्ट पैसेज है, दिस इज रिगार्डिंग डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का एक क्रिटिकल व्यू दिया हुआ है, आप पूरा पैसेज पढ़ लेना। ठीक है, मैं इसको या फिर ऐसे कर भी देता हूं कि आप थोड़े टाइम के लिए पढ़ पाओ, है ना। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते टाइम तो इंटरप्रिटेशन में आती है, बट ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पे अप्लाई नहीं होती, कोर्ट ने उसका लिमिटेशन दे रखा है। इस पे एक एमसीक्यू पहले भी आ चुका है, उसी पे ये पैसेज दिया हुआ है। So which of the following option reflect the opinion of the author? तो जब आप पैसेज पढ़ लोगे तो आपको यही समझ में आएगा कि इसमें ऑप्शन 1, a critical and negative view, the way court uses doctrine of spirit of the constitution and of natural law to circumscribe the constitution itself. ठीक है, then next MCQ, while determining the validity of an ordinary law, what can the court look into? ठीक है, अब ऑर्डिनरी लॉ का अगर करना है तो द कोर्ट कैन नॉट लुक इनटू द एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा तो है नहीं। तो द कोर्ट कैन लुक ओनली द नेसेसरी implication but not this, ये भी नहीं है, द कोर्ट कैन ओनली लुक into express provision or the necessary implication thereof. The court can only look to the express provision of the constitution and not the implication thereof. तो इसमें MCQ नंबर थर्ड, ऑप्शन थर्ड will be the right answer. Okay, ऑप्शन थर्ड will be the right answer. एक ऑर्डिनरी लॉ में आप कॉन्स्टिट्यूशन को देख सकते हो, बट डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में आप कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जा सकते हो। कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड भी जा सकते हो कि ये अमेंडमेंट सही है कि नहीं। व्हाट डज द ऑथर आइडेंटिफाई एज द ग्रेटेस्ट पैराडॉक्स, तो उसका ग्रेटेस्ट पैराडॉक्स क्या था कि द डॉक्ट्रिन डज नॉट कंस्टिट्यूट अ लिमिटेशन ऑन लेजिस्लेचर व्हाइल इनैक्टिंग ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पे लिमिटेशन नहीं रखता, but operate as a limitation on the constituent body, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में रखता है। ठीक है, तो ये उसका बेसिक क्रिटिक है। ठीक है, as per the apprehension the author when may a court travel beyond the express provision of the constitution to invoke some principle superior to the express provision। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट चैलेंज होता है देन द कोर्ट कैन गो बियॉन्ड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, when the validity of constitutional amendment act is challenged। now the last MCQ of paper 2, पेपर 2 में 150 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका लास्ट MCQ है, what does the author consider to be the doctrine used to
circumscribe the constitution, तो वही उन्होंने कहा है, पैसेज में यूज किया है डॉक्ट्रिन ऑफ स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेचुरल लॉ। सो ऑप्शन 1। तो अगर आप पेड वर्जन लेते हैं विच इज ऑफ ₹1000, तो इसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, जितने भी केसेस के ईयर वाइज हैं, जितने भी ज्यूरिस हैं जिन्होंने क्या क्या कहा है रिगार्डिंग थिंग्स, है ना, और जो आपके एमसीक्यू बेस्ड है, क्रोनोलॉजिकल वाइज जो केस का पूछते हैं ईयर वाइज सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 8750121938। ओके, सो थैंक यू ऑल।